इस पे वो तो नहीं है कोई पासवर्ड वगैरह? ठीक। केल्विन केल्विन केल्विन, आर वी लाइव नाउ? केल्विन इंस्टीट्यूट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। मैं थोड़ा सा फ़ोन सेट कर लूँ अपना यार। वी आर स्टार्टिंग इन 5 मिनट। आई होप आपने सब असाइनमेंट कर लिए होंगे। आई होप यू हैव डन ऑल द असाइनमेंट्स, मीन्स ऑल द क्वेश्चंस वी डिड yesterday आई गेव। ओके, जस्ट अ मिनट, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। आई होप सब लोगों ने असाइनमेंट कर लिया होगा सारे क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए थे, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन द 7 क्वेश्चंस एंड अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इन 2 minutes वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग। एक्चुअली यहाँ पे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा है यहाँ पे, तो आई एम checking something because some problem is there. So just 2 minutes, give me 2 minutes. तब तक सब लोग ज्वाइन कर लो फटाफट से। Till then, everyone please join. Okay, so this is our physics lecture number 30. Which one is this? 38. Okay, okay. Now I can see your this thing, your comments. So fine enough. Just a minute. Okay, so very good afternoon to all. I think Aniket, Sarfraz, Samir, Kanika, Shravan, प्रतिभा, अशोक, हिमांशु, साक्षी, रैनी, श्रवण, विधि, शिवानी, श्लोक, प्रशांत, विद्या, गुंजन, जोबिया, जोबिया, हर्षित, गुंजन, हर्षित वर्मा, सरफराज। ओके, सरफराज।
संगीता कुमारी एंड हर्षित वर्मा जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके, so let us start the thing, let us start the class. ओके, चलिए बाकी लोग भी आ जाइए फटाफट से। निधि हेलो, सान्या यस हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो वेरी गुड आफ्टरनून एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। आई थिंक आ गए हैं सब लोग ज़्यादातर, है ना? तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास एंड आई थिंक आपका क्लास आज होगा, कल सैटरडे है, कल भी होना चाहिए। संडे को तो डाउट सेशन होगा। देन वी हैव द टेस्ट एंड टेस्ट में टॉपिक विल बी, आई थिंक प्रोजेक्टाइल हमने कर लिया था तो न्यूटन लॉ से ही होगा, है ना? आई थिंक प्रोजेक्टाइल तुम कर चुके थे लास्ट टाइम पे टेस्ट में, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन लॉ, राइट? तो न्यूटन लॉ हमने जो पढ़ा है, जो पढ़ पाएंगे कल तक। आज भी दो क्लास हैं, आज भी दो क्लास हैं आज। यस, मैरी क्रिसमस टू ऑल। तो आज क्रिसमस था लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों का कोर्स पीछे चल रहा है, तो लेट अस हैव द टू क्लासेस। तो मैंने अपनी क्लास डलवाई एंड तो टुडे वी हैव द टू क्लासेस। आपकी दो हैं आज और मैंने 11th वालों की भी दो डलवाई हैं, उनका भी कोर्स पीछे चल रहा था, 11th मेडिकल। ओके, तो उनकी भी दो क्लास हैं आज। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब तक हमें जो है लगभग होना चाहिए वर्क एनर्जी पावर पे, और हम अभी चल रहे हैं न्यूटन लॉ पे। तो लगभग कुछ डिफरेंस चल रहा है हमारा, उसको हमें मेकअप करना है जल्दी। तो आई एम ट्राइंग टू मेकअप दैट। तो जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे और आप लोग साथ में लेकिन क्वेश्चंस वगैरह करते रहो। असाइनमेंट में अपलोड करा रहा हूँ, वर्क एनर्जी पावर की ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, न्यूटन लॉ के तो ऑलरेडी थे पहले से। वर्क एनर्जी पावर मैंने कर दिया है, रोटेशन भी हो गया अब तो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो वो हम असाइनमेंट साथ साथ करते जाना आप लोग। कुछ क्वेश्चन हम उसी के असाइनमेंट के क्वेश्चन कुछ मैं क्लास में कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है? तो ऐसा हमारा प्लान रहेगा आगे। जो असाइनमेंट मैंने डलवाए वर्क एनर्जी पावर के, उसी के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा, बाकी आप घर से करेंगे। सेम थिंग विद द अदर ऑल्सो, ठीक है? तो हम आप लोग साथ साथ मूव करना, ठीक है? आगे ही मत करना चलना ज़्यादा, क्योंकि आगे चलोगे तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा आप आगे चलोगे तो मैं क्लास में कराऊंगा, फिर उससे पहले आप लोग कर लोगे तो फिर चीज़ें मैं वो नहीं होंगी। तो साथ के साथ करते हैं ना, जो जो टॉपिक होते जाएंगे असाइनमेंट भी उनके साथ साथ करना, ठीक है? और रिमेनिंग अगर आपको टाइम बचता है तो बाकी सब्जेक्ट में लगाओ, फिर भी अगर टाइम बचता है तो पुराना कुछ रिवीजन कर लो, ठीक है? दिस शुड बी द योर प्लानिंग, दिस शुड बी योर प्लानिंग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्रिसमस क्लास नंबर 1, क्रिसमस स्पेशल क्लास नंबर 1। लेट अस स्टार्ट। ओके, चलिए, तो सब लोग जुड़ गए हैं, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो वेरी गुड आफ्टरनून रितु, बताइए क्या आंसर होगा इसका सब लोग। इन अ प्लेन विद स्प्रिंग बैलेंस अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट goes up in an arrow, a person with a spring balance and a body hanging from it। स्प्रिंग बैलेंस है, पर्सन जो है प्लेन में गया तो उसकी रीडिंग को क्या फर्क पड़ेगा? प्लेन में गया है ना। वेट ऑफ द बॉडी इज इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस विल क्या होगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और क्या करेगी? एरोप्लेन में ऊपर गया तो एरोप्लेन क्या करेगा? पहले यहाँ से फ्लाई करेगा जब, तो क्या होगा एरोप्लेन में? एरोप्लेन विल फ्लाई, तो व्हाट विल हैपन? एक्सेल देखो, कल मैंने बताया था आपको, जब कोई चीज ऊपर को एक्सेलेट होती है तो आपका वेट जो होता है, इफेक्टिव वेट, वो mg+a आता है ना, इस केस में अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है ना। इसको भी आज देखेंगे कैसे आता है, तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और हमने देखा था जब लिफ्ट लिफ्ट के केस में नीचे आती है लिफ्ट, या कोई चीज एक्सेलेट नीचे को होती है तो mg-a केस आता है ना। mg-a इज द इफेक्टिव वेट। तो ये कह रहा है वेट ऑफ द बॉडी इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा?
तो इस केस में हमें देखना है कि केस क्या बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है, तो mg प्लस ए आएगा विच इज मोर देन mg। और अगर ये वाला केस हो रहा है, नीचे को एक्सेलरेशन हो रहा है, तो mg माइनस ए आएगा विच इज लेस देन mg। तो हमें बस ये देखना है कौन सा केस यहाँ पे बन रहा है, राइट। हमें देखना है कौन सा केस यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एरोप्लेन है आपका, देखो यहाँ पे रनवे से जब चलना शुरू करेगा तो ऊपर को एक्सेलेरेट होगा, है ना, ऊपर को देख रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे ज़्यादा। ऊपर को अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, ऊपर को एक्सेलरेट, तभी इसकी स्पीड बढ़ेगी ऊपर की तरफ को, ठीक है। अब ये ऊपर को एक्सेलरेट होकर ऐसे चला गया, जब ये यहाँ पहुंच गया तो क्या होगा इसकी स्पीड, अब ये ऊपर को थोड़ी जाएगा, अब ये ऐसे चलेगा उसके बाद तो कुछ टाइम बाद तो, है ना। वही कंटिन्यूसली ऊपर को अगर एक्सेलरेट होता रहता तो ऐसे निकल जाता ऊपर रॉकेट की तरह, ऐसा तो होता नहीं। फिर क्या होता है, उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो यानी क्या हुआ होगा, इसकी स्पीड पहले ऊपर को बढ़ी होगी, फिर ऊपर को जो स्पीड बढ़ रही थी वो क्या होगी, घटी होगी। तो इसमें क्या हुआ होगा, पहले एक्सेलरेशन हुआ होगा, आफ्टर दैट रिटार्डेशन हुआ होगा। तो पहले इसका एक्सेलरेट हुआ होगा जब ग्राउंड से चढ़ा होगा ये, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा, तो इसकी स्पीड घट के मैंने इसका जो स्पीड थी वो फिर जो एक्सेलरेशन था वो खत्म हुआ होगा, स्पीड फिर कांस्टेंट हुई होगी। यहाँ पे वर्टिकल स्पीड जीरो हुई, है ना, वर्टिकल स्पीड जीरो हो गई, अब हॉरिजॉन्टल स्पीड आ गई। तो वर्टिकल स्पीड पहले बढ़ी फिर जीरो हो गई दोबारा, तो पहले एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन। तो पहले एक्सेलरेशन होगा तो ये वाला केस, और फिर रिटार्डेशन अगर होगा तो नीचे को एक्सेलरेशन मान सकते हो आप, तो ये वाला केस। तो यानी पहले वेट मोर देन mg आएगा और बाद में लेस देन mg। तो फर्स्ट इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। दिस शुड बी अवर आंसर, राइट। तो सी लिखा है सब बच्चों ने, आई होप सबको क्लियर होगा, दिस इज द आंसर। थैंक यू, दिस इज द आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन। मैं अपना यार फोन चार्जिंग पे लगा दूं, मेरा फोन ना डिस्चार्ज हो गया, दूसरे फोन से आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, फोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ओहो, तो चार्जर काम ही नहीं करेगा, इसका आंसर क्या होगा। ये चार्जर तो उसका है ही नहीं, अब बताओ ऐसा कोई फिट हो सकता है किसी का चार्जर किसी पे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका सी था। इसका क्या होगा, बलून विद मास एम डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ए इज लेस देन जी, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा आंसर, बलून विद मास ए। अब देखो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करना था हमें, क्वेश्चन तो विजिबल है, अब तो विजिबल है ना। बलून विद मास ए डिसेंडिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। बलून जो है बलून बलून लिफ्ट बना दी मैंने, बलून बनाते हैं, ऐसा होता है ना गुब्बारा। ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए से विच इज लेस देन जी। तो कह रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। इससे मैं कितना मास कम करूं ताकि इसका एक्सेलरेशन ए हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, ए हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई इसमें देखो फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना। बलून में जो जाते हैं हम लोग, आप लोग बलून में बैठे होंगे, कहीं बैठा है कोई बलून में, तो बलून में जब जाते हैं तो क्या होता है, उसमें बैठने के लिए जगह होती है और ऊपर बलून होता है बहुत बड़ा। तो बलून उड़ता क्यों है, ऊपर क्यों उड़ता है, गर्म हवा भरते हैं ना उसमें, तो फिर ऊपर उड़ता है। क्यों उड़ता है बलून ऊपर, क्यों उड़ता है, बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ बॉयंसी, इस पर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ बॉयंसी, है ना, बिकॉज ऑफ, नो इशू, अभी हमने स्टार्ट किया है तो होमवर्क है। ओके, गुड गुड आफ्टरनून अशोक पीएम, सी बोल रहे हैं, ओके। तो क्या होगा कि बलून जो है बिकॉज ऑफ बॉयंसी ऊपर उठना शुरू करेगा, बिकॉज ऑफ बॉयंसी बलून ऊपर उठना शुरू करेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा बलून होगा उतनी ज्यादा बॉयंसी लगेगी, उतनी ज्यादा उस पर बॉयंसी लगेगी, उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा था, ये तो बॉयंसी फोर्स हुआ, दूसरा फोर्स कौन सा होगा उस पर, एम जी, ठीक है, एम जी फोर्स। तो एम जी फोर्स जो मेनली होगा वो किसके कारण से होगा, एम जी फोर्स मेनली उस पर होगा जो भी उस पर पैसेंजर बैठे हुए हैं या फिर आपने लोड लगा रखा है कुछ, उसके कारण से मेनली एम जी होगा, है ना। तो इस पर
मेनली जो mg होगा पैसेंजर के कारण और लोड के कारण होगा, अपना इसका मास तो बहुत कम होगा कंपैरेटिवली, तो इस पर mg फोर्स इसके कारण होगा और एक बुआयंसी होगी अपवर्ड। बुआयंसी किस पे डिपेंड कर रही है? इसके वॉल्यूम पे, इसका बलून का वॉल्यूम कितना है, और mg किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना उस पर पैसेंजर बैठा है या लोड कितना है उसका, ठीक है। तो इस पर ये फोर्स लग रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं इससे कुछ वेट कम कर दूं तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा। अभी क्या है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, इसका मतलब mg ज्यादा है, mg ज्यादा है b से, तो नेट फोर्स इस पर डाउनवर्ड है, यानी तो mg माइनस b इज द डाउनवर्ड फोर्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ma के। ये किसके बराबर होना चाहिए? ma के, ठीक है। अब सेकंड केस में आप देखें तो बुआयंसी तो सेम रहेगी क्योंकि बलून का हमने वॉल्यूम तो चेंज किया नहीं है ना, बुआयंसी तो मेनली बलून के वॉल्यूम के कारण है। mg कम हो जाएगा, तो m में से मान लो मैंने कुछ वेट घटा दिया, कुछ वेट घटा दिया, इसने स्मॉल m माना है तो मैं स्मॉल m मान लेता हूँ इसे। पहले जो मास था बलून का इसने स्मॉल m माना है ना, तो मैं भी स्मॉल m मान लेता हूँ, और इसमें से मैंने कुछ वेट घटा लिया, मान लो x घटा लिया, मैं m नहीं मान, तो कंफ्यूज हो गया, आप दोनों को m मानूंगा ना, तो मैं x मान लेता हूँ। तो मान लो अब इसका मास हो गया m माइनस एक्स, तो मुझे x बताना है कि मैं कितना वेट कम करूँ। तो जब मैंने m माइनस एक्स किया तो क्या हुआ, बलून ऊपर जाने लगा, तो अब क्या हुआ, यानी अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया होगा तभी ऊपर जा रहा है। इस केस में क्या होगा, यानी b माइनस जो m माइनस एक्स इंटू जी है, b ज्यादा होगा इससे m माइनस एक्स इंटू जी से, तो ये जो होगा किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज बुआयंसी माइनस वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m माइनस एक्स इंटू ए। तो दो इक्वेशन आपके पास बन गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आई होप आप सबको क्लियर है और इससे आप आंसर निकाल लोगे। अब आई होप इसको यूज करके आप लोग x फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से बुआयंसी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे यहाँ पुट कर लो, तो आपका पूरा इक्वेशन x और m की फॉर्म में आ जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द x, राइट। तो ये कर लेंगे सब लोग, किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट? क्लियर? आगे चले। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इस पिछले वाले का आंसर सी आ जाएगा, तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, आपने निकाल भी लिया होगा। तो आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ना, कौन कौन से फोर्स कैसे कैसे निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई? नॉट क्लियर? अच्छा क्लियर है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई? सेकंड रैनी, ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई? ये वाली मैंने इस केस के लिए बनाई है, ये सेकंड केस है मेरा। तो इस केस में मेरा जो फोर्स है अपवर्ड है बायंसी, वो तो सेम है जो पहले था क्योंकि बलून का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बायंसी फोर्स तो सेम होगा। डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, पहले mg था, अब आपने मास कम कर दिया तो m माइनस एक्स मान लिया मैंने, अब जो मास मेरा हो गया m माइनस एक्स, तो इसका जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो m इंटू जी होता है ना वेट हमारा, तो m माइनस एक्स इंटू जी हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड ज्यादा है, तो मैं अपवर्ड में से डाउनवर्ड को घटा दिया और उसको इक्वेट कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो फ्रॉम हेयर यू गेट द सेकेंड इक्वेशन। अब क्लियर हुआ? क्लियर? ओके, तो सेकंड का आंसर सी आ रहा था हमारा, वी वर गेटिंग आंसर सी। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, बॉडी ऑफ मास, ये भी होमवर्क के लिए दिया था, थर्ड क्वेश्चन था। मास 0.5 kg is observed to fall with an acceleration of 9.5, opposing force of the air is। मास इसका कितना दिया हुआ है, एक बॉडी है उसका मास दिया हुआ है 0.05 kg, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए था कितना, g होना चाहिए था 9.8, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एयर का फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो एक फोर्स एयर का काम कर रहा है जिसके कारण इसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 से कम है, कितना है 9.5 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज 9.5, तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा है ये एयर का फोर्स कर रहा होगा, एक mg कर रहा होगा, तो नेट फोर्स इस पे जो होगा वो mg माइनस एफ होगा, mg डाउनवर्ड एफ अपवर्ड, तो mg माइनस एफ कर रहा होगा, तो mg माइनस एफ किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास
इंटू एक्सेलरेशन। तो लेट अस राइट m इंटू ए। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, m पता है, g पता है एंड एम ए पता है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा f आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एफ हो जाएगा। एम ए को इधर ले आता हूँ, एफ को इधर ले जाता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, एम ए एफ प्लस हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, एम जी माइनस ए आएगा, वैल्यू पुट कर लो 0.05, 9.8 माइनस 9.5, तो यू विल गेट 0.3, 0.05 इंटू 0.3, फ्रॉम हेयर यू विल गेट 0.015 न्यूटन, 0.015 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप दिस ऑल्सो एवरीबडी गॉट करेक्ट, आई होप दिस ऑल्सो एवरीबडी गॉट करेक्ट। 3A, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को अब, राइट? तो इसमें mg के अलावा एयर का फ्रिक्शन भी काम कर रहा था, तो वो हमें कंसिडर करना था। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन जो मेरी है वो फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन, वो मेरी इक्वेशन है, राइट? तो वो यूज कर रहा हूं मैं हमेशा। मैं फोर्स देख रहा हूं, मेरे फोर्स ऑब्जर्व करने हैं मुझे, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, तो उससे मैं निकाल पा रहा हूं, राइट? चलो, आई होप ये भी क्लियर है सबको। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बता देना, थर्ड क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ, लास्ट वाला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए आंसर आ रहा था पीछे वाले का, यस 0.015। ठीक है, बर्ड वे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, है ना? इसको थोड़ा देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो पिछला वाला किसी को डाउट नहीं है ना? क्लियर है? ओके गुड। ओके प्रियम एंड अदर पीपल, आई होप किसी को डाउट नहीं है। नाउ बर्ड वे 2 kg इनसाइड अ क्लोज केज ऑफ 1 kg। एक बर्ड है, उसका वेट 2 किलो है और वो केज के अंदर है, एंड केज का जो वेट है, अपना वेट केज का, वो है 1 kg, राइट? इस केज का वेट है 1 kg और बर्ड का वेट कितना है, जो आपकी बर्ड यहाँ बैठा हुआ है उसका वेट है 2 kg। ठीक है, अब कह रहा है इट स्टार्ट फ्लाइंग, इट स्टार्ट फ्लाइंग देन द वेट ऑफ द बर्ड एंड द केज असेंबली विल बी। अभी अगर आप इसको नापोगे वेट को, तो कितना वेट आएगा आपका? अभी आपका वेट आएगा 3 किलो, क्योंकि 2 ये है 1 ये है, तो 3 किलो आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि बर्ड जो है फ्लाई करने लगा, उड़ने लगा, बर्ड जो है फ्लाई करने लगा, उड़ने लगा, तो अब वेट कितना आएगा? अब वेट कितना आएगा? बायो एंड केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है टेस्ट का, वो तो कल देख लेना, कल पूछ लेना क्लास में आप, वो आपको मैसेज भी आ जाएगा। जो पढ़ रहे होंगे लास्ट वीक का वही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, वही तो आता होगा सिलेबस में, और क्या आएगा। हम्म, ठीक है अयाज, कल पूछ लेना क्लास में टीचर से, अदरवाइज जो पढ़ रहे होंगे वही आएगा, नहीं तो आपको मैसेज भी आ जाता है सिलेबस क्या है ना, वो भी आ जाएगा मैसेज। एनीवे, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो बर्ड अगर फ्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा? सी 3 kg। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, इसमें कई सारे केस पॉसिबल हैं, है ना? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन और केस क्या हो सकते हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया, 3 kg आएगा, है ना? क्यों आएगा 3 kg? देखो, जब बर्ड जो है फ्लाई करेगा, जो फ्लाई करेगा तो कैसे करता है? पंख से करता है, अपने पंख से उड़ता है। पंख से जब उड़ेगा तो एयर को नीचे पुश करेगा, एयर को नीचे पुश करेगा तो एयर बर्ड को अप थ्रस्ट देगी, बर्ड को अप थ्रस्ट देगी, तो उससे बर्ड का वेट बैलेंस होगा। क्या होगा? बर्ड का वेट बैलेंस। तो ही कैन, और ही और शी कैन फ्लाई इन द केज। ठीक है, ही और शी कैन फ्लाई इन द केज, तो उसका वेट क्या होगा? बैलेंस होगा उसके थ्रस्ट से। तो जो एयर को थ्रस्ट वो लगा रहा है, एयर उसको लगा रही है, तो एयर कहां जाके टकराएगा? एयर जाके टकराएगा उसके बॉटम पे, जो केज होगा उसके बॉटम पे टकराएगा, तो वो वहां फोर्स लगाएगा, बॉटम पे फोर्स लगाएगा, है ना? तो जो अप थ्रस्ट है बर्ड पे, वो कितना लगेगा? बर्ड का वेट कितना है? 2 किलो, तो उसका जो वेट है वो 2 जी होगा, यानी 20 न्यूटन होगा। उसका वेट 20 न्यूटन होगा बर्ड का, तो उस पर अप थ्रस्ट भी 20 न्यूटन का लग रहा होगा,
ठीक है। अब जब वो उड़ेगा और एयर को नीचे पुश करेगा, एयर केज से टकराएगी, तो केज के बॉटम पे एयर कितना फोर्स लगाएगी, केज के बॉटम पे एयर कितना फोर्स लगाएगी, तो वो भी कितना लगाएगी, 20 न्यूटन। ऑब्वियसली 20 न्यूटन फोर्स लगाएगी, है ना भाई। आप उड़ रहे हो, आपने एयर को पुश किया, एयर जाके नीचे टकराई, तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे, क्योंकि बर्ड पे 20 लग रहा है तो एयर पे भी 20 लगेगा, एक्शन रिएक्शन, और एयर जाके फिर केज पे लगाएगी 20 न्यूटन। तो कुल मिला के बर्ड का जो वेट था वो दोबारा ट्रांसफर हो गया केज के बॉटम पे। कहां ट्रांसफर हो गया, केज के बॉटम पे। तो केज जो है अभी भी उसका मास कितना रीड होगा, अभी भी उसका मास 3 kg ही रीड होगा, 3 kg ही रीड होगा। ये क्लियर है सबको, इतना क्लियर हुआ, फिर उसमें आगे अभी और पार्ट देखते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको, एक बार लिख दो जरा। इज इट क्लियर टू ऑल? है ना, जो बर्ड उड़ रहा है, एक बार लिख दो फटाफट से, क्लियर है तो। जो बर्ड उड़ रहा है उसका वेट बैलेंस हो रहा है, वेट बैलेंस हो रहा है, और वो वेट किसके कारण से हो रहा है, एयर के कारण से, और एयर जाके टकरा रही है केज के बॉटम से। तो फाइनली वेट आपका बॉटम पे ट्रांसफर हो गया। तो केज का वेट तो 1 किलो था ही, बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, उसके कारण जो टोटल रीडिंग आएगी वो 30 न्यूटन आएगी या फिर 3 kg आएगी। ठीक है, इतना क्लियर? फरीन, मैंने रिपीट भी कर दिया, अब तो क्लियर हुआ। जो बर्ड उड़ रहा है, अब ठीक है, वो एयर को नीचे पुश कर रहा है, एयर उसको पुश कर रही है ऊपर। बर्ड का वेट है 20 न्यूटन, 2 किलो का है बर्ड, 20 न्यूटन फोर्स वेट हो गया उसका। तो एयर को जो पुश कर रहा है वो 20 न्यूटन के फोर्स से नीचे पुश कर रहा होगा, तभी उसको 20 न्यूटन का ऊपर लगेगा, है ना। तभी बर्ड को 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा। तो एयर को नीचे 20 न्यूटन से पुश कर रहा है, वो जाके कहाँ हिट करेगी, वो जाके हिट करेगी केज के, वो हिट करेगी केज के बॉटम को। तो केज के बॉटम को जब हिट करेगी तो 20 न्यूटन का फोर्स वहां ट्रांसफर हो जाएगा फाइनली। तो बर्ड का वेट फाइनली वहां ट्रांसफर हो गया। ओके, तो बर्ड का वेट फाइनली केज के बॉटम पे ट्रांसफर हो गया, तो रीडिंग उतनी आएगी जो पहले आ रही थी। क्लियर फॉर इन? जल्दी बताओ विद्या, क्लियर हुआ अभी या नहीं हुआ अभी, दोबारा बताऊं? आ रहे हैं सरफराज भाई, समझ जाओगे आप। अभी मैं बाकी जब वो पूछूंगा ना केसेस तो आप समझ जाओगे। दिस इज क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल? बर्ड हमारा जो उड़ रहा है उसके पंख ऐसे होंगे, तो एयर को नीचे पुश करेगा, एयर उसको पुश करेगी और ये जाके बॉटम पे फोर्स आपका फाइनली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जब ये फ्लाई करेगा बर्ड तो आपका फोर्स बॉटम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब मान लो कि ऐसा कब हो सकता है, अगर बर्ड जो है एक हाइट पे फ्लाई कर रहा है, उसका एक्सेलेशन नहीं है, उसका एक्सेलेशन नहीं है। अगर एक्सेलेशन नहीं है, बर्ड एक हाइट पे फ्लाई कर रहा है, तो आपने क्या माना, आपने माना कि उसका वेट जो है एमजीओ बैलेंस हो रहा है। केवल जो फोर्स आपको चाहिए एयर का, किसके लिए चाहिए, वेट को बैलेंस करने के लिए, उतना ही चाहिए फोर्स बस, है ना, 20 न्यूटन ही चाहिए। लेकिन मान लो बर्ड जो है ऊपर को फ्लाई कर रहा होता, ऊपर को एक्सेलेट कर रहा होता, ऊपर को एक्सेलेट, तो फोर्स आपको 20 चाहिए होता क्या, नहीं, 20 से ज्यादा चाहिए होता। भाई आपको उसका वेट भी बैलेंस करना है और एक्सेलेट भी कराना है उसको, है ना, तो आपको फोर्स जो चाहिए होता 20 से ज्यादा चाहिए होता। तो फोर्स एम जी प्लस ए चाहिए होता, एम जी प्लस ए चाहिए होता। तो एयर का जो फोर्स है, जो एयर को पुश करना पड़ेगा उसे अब ज्यादा फोर्स से पुश करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स से पुश करना पड़ेगा, तभी ऊपर एक्सेलेट हो पाएगा बर्ड। तो जब ज्यादा फोर्स से पुश करेगा तो तब रीडिंग क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी बॉटम पे, रीडिंग विल बी मोर और लेस, बॉटम पे मोर आएगी, है ना, ज्यादा पुश करेगा ज्यादा आएगी। तो फिर जो हमारी रीडिंग होगी, इट विल कम मोर देन 3 kg, इट विल कम मोर देन 3 kg। यानी कि जब बर्ड ऊपर को एक्सेलेरेट करेगा तो हमारी रीडिंग
मोर देन 3 kg आएगी। ये सबको क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ये वाला केस क्लियर हुआ? अब जब वो पुश कर रहा है एयर को, तो इट इज पुशिंग विद मोर देन द इट्स वेट, द फोर्स मोर देन इट्स वेट, वो पुश कर रहा है तभी वो एक्सेलेरेट हो पा रहा है ऊपर। तो इस बार जो रीडिंग आएगी केज की वो मोर देन 3 kg आएगी। ओके, तो ओके गुड, मोर आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर है सबको, ये वाला केस, ये केस क्लियर हुआ। ऊपर एक्सेलेरेट करेगा तो मोर आएगी और नीचे करेगा तो लेस आएगी। ठीक है, जैसे लिफ्ट में होता है। ये क्लियर है? ओके। ओके, ओके गुड, ओके ओके गुड गुड। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज और हो सकती थी, इसमें एक चीज और हो सकती थी। मान लो बर्ड तो सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, बर्ड तो सेम हाइट पे ही फ्लाई कर रहा है, लेकिन जो फोर्स वो एयर को लगा रहा है, तो एयर ऐसे थोड़ी नीचे आएगी, एयर तो हो सकता है ऐसे भी आए नीचे, सब जगह जाएगी एयर तो जब पुश करेगा, तो कुछ एयर तो बाहर निकल जाएगी, कुछ एयर तो बाहर निकल जाएगी, तो इसका फोर्स तो यहाँ चला जाएगा इस केस में, है ना। जो एयर का 20 न्यूटन फोर्स था कुछ यहाँ चला जाएगा, तो जो बॉटम पे फोर्स लगेगा इट विल कम लेस देन 20 न्यूटन, इट विल कम लेस देन 20 न्यूटन। तो इस केस में जो रीडिंग आपकी आएगी वो लेस देन 3 kg आएगी, लेस देन 3 kg, क्योंकि जो एयर को पुश कर रहा है तो सारी एयर बॉटम से नहीं टकराई, कुछ एयर तो बाहर चली गई, तो उस केस में रीडिंग विल बी लेस देन 3 kg। ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर है सबको? ये वाला केस क्लियर हुआ? ओपन, अगर इस केज ओपन है, यूजुअली ओपन ही होती है ना, आपके ओपन ही होती है, तो इस केस में जो एयर है वो कुछ बाहर चली जाएगी, तो उस केस में रीडिंग कैन बी लेस देन 20 न्यूटन, रीडिंग कैन बी लेस देन 20 न्यूटन। ठीक है, तो अगर केज हमारा क्लोज होगा तो तब हमारी सारी एयर उसी पे टकराएगी, तब हमारी सारी एयर क्या होगी, बॉटम पे टकराएगी। तो उस केस में यू कैन हैव द रीडिंग इक्वल टू 20 न्यूटन, अगर वो सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, एक्सेलेट नहीं हो रहा। अगर वो एक्सेलेट हो रहा है ऊपर को या नीचे को, तो रीडिंग आपकी या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्लोज केज, तो इसमें कुछ लिखा नहीं था कि क्लोज केज है कि ओपन केज है ना, या बर्ड जो है एक्सेलेट कर रहा है ऊपर को, है ना, या नहीं कर रहा है। वैसे लिखा है स्टार्ट फ्लाइंग, तो स्टार्ट फ्लाइंग करेगा तो एक्सेलेट करेगा एक्चुअली, तो रीडिंग शुड बी मोर देन 3 kg, रीडिंग शुड बी मोर देन 3 kg, है ना। बट इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, मोर देन 3, लेस देन 3, उसने सीधा बोल दिया 4 kg होगी, है ना। तो दैट्स वाई हम जो है 3 kg बोल रहे हैं, लेकिन स्टार्ट अगर फ्लाइंग को कर रहा है तो एक्सेलेट होगा, तो रीडिंग शुड बी मोर देन 3 kg एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पेसिफाई करने की जरूरत थी उसे, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा सबको कि बर्ड के केस में और केज के केस में कैसे सॉल्व करना है। राइट राइट, अगले क्वेश्चन पे चलें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्सेलेट कर रहा है वो, है ना, इसमें आई गया आपका, अब एक्सेलेट कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा रीडिंग, बर्ड सिटिंग इन अ केज रिकॉर्ड अ वेट ऑफ 25 न्यूटन, केज पे जो बर्ड बैठा हुआ है इसकी जो रीडिंग आती है बर्ड के सही कितनी आती है, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। ठीक है, और बर्ड का मास कितना है अपना, बर्ड का जो मास है वो है 0.5 kg, यानी कि न्यूटन में अगर मैं वेट लिखूं इसका, तो 5 न्यूटन तो इसका वेट है और 25 न्यूटन टोटल है, यानी 20 तो केज की रीडिंग है, 20 किसकी रीडिंग है, केज की, 20 न्यूटन इसका वेट है केज का। ठीक है, ये तो हमने कर लिया होगा ना इतना, तो 20 न्यूटन केज का है, बर्ड का 5 न्यूटन अपना वेट, क्योंकि मास 5, इसका 0.5 है। तो अब क्या कर रहा है ये फ्लाई अपवर्ड इन अ केज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपवर्ड फ्लाई कर रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा, तो जब ये अपवर्ड एक्सेलेरेट करेगा तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो ज्यादा फोर्स अगर लगाएगा ये, तो कितना फोर्स लगाएगा, बर्ड, बर्ड को ऊपर उड़ने के लिए कितना वो चाहिए, मान लो ये बर्ड है, इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लो एफ लग रहा है, इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो एफ जो एयर का लग रहा होगा,
बॉयंसी मान लेता हूं मैं, या नॉट बॉयंसी, एयर का जो भी रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक तो वो लग रहा होगा, दूसरा बर्ड का मास काम कर रहा होगा। मास कितना है इसका? 0.5 g। तो इसका वेट जो है नीचे डाउनवर्ड काम कर रहा होगा 0.5 g। ठीक है, और इन दोनों के कारण क्या होना चाहिए? अब एक्सेलेट होना चाहिए ऊपर विद एक्सेलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो उन्हें दिया हुआ है। इसने क्या बोला? बर्ड फ्लाइज अपवर्ड इन अ केज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बर्ड को ऊपर फ्लाई करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फोर्स कौन से लग रहे हैं? एक ये और एक ये, दो फोर्स लग रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन? एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। एम इसका 0.5 है इंटू ए, ये इक्वेशन लिखूंगा। तो यहां से मेरा एफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू ए हमारा 2 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा जी वाला, तो 0.5 इंटू 10, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 5, दिस इज 6 न्यूटन। तो बर्ड पे जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड, जो एयर लगा रही है, वो लगा रही है 6 न्यूटन। तो ये बर्ड जो एयर पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा, वो भी कितना लगा रहा होगा? 6 न्यूटन एक्शन रिएक्शन। और वो फोर्स फाइनली कहां चला जाएगा? केज के बॉटम पे ट्रांसफर हो जाएगा, केज के बॉटम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देन केज के बॉटम पे अगर ट्रांसफर हो जाएगा, तो देन टोटल वेट कितना आएगा? फिर टोटल वेट विल बी 20 तो केज का था ही, प्लस 6, 26 न्यूटन, ये आएगा सी। राइट? तो आई होप सबका ये भी क्लियर होगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर फॉर ऑल। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर फॉर ऑल, टू ऑल। ठीक है, आई होप ये भी समझ गए होंगे कैसे कैसे किया है इसमें, है ना। केज का वेट अलग निकाला हमने, बर्ड का अलग निकाला, और जब बर्ड एक्सीलरेट करेगा तो फोर्स उसका चेंज हो जाएगा, वो हमने निकाला। ठीक है, आगे चलें। किसी को डाउट तो नहीं है पिछले क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? ओके, 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 चलिए, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अ ब्लॉक ऑफ मास m, कैपिटल M, is pulled by a rope mass m is pulled along a frictionless surface by a rope of mass m kg, rope of mass small m kg। इसको पुश कर रहे हैं, और फोर्स कितना लगा रहे हो आप? फोर्स अप्लाइड इज P, फोर्स आप P लगा रहे हो ऑन द फ्री एंड ऑफ द रोप। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक विल बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक विल बी। शिवानी क्लियर नहीं हुआ? शिवानी लिख रहे नहीं, नहीं क्या लिख रहे हो? मैंने डाउट नहीं है या क्लियर नहीं है? मैंने एक्चुअली दो उल्टे क्वेश्चन पूछ लिए ना आपसे, एक तो पूछा क्लियर है, और एक पूछा डाउट तो नहीं है। तो शिवानी जान लिख रही है नहीं, तो क्या नहीं है? मैंने डाउट नहीं है या क्लियर नहीं है? हम्म, शिवानी जल्दी बताओ क्या नहीं है? डाउट या क्लियर नहीं है? डाउट नहीं है, ओके गुड, ठीक है फिर तो डन। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये फोर्स हमने पी लगाया, ये रोप है, रस्सी, इससे खींच रहे हो आप इसको, इस ब्लॉक को। तो ये कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, जो ये रोप यहां पे फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे, वो कितना होगा? यहां पे फोर्स कितना होगा? ठीक है, ओके। तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। आपका फोर्स P है और टोटल मास कितना है? m प्लस एम, दोनों सेम उससे एक्सेलरेट हो रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि रोप अलग चल रही होगी, ब्लॉक अलग चल रहा होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों की चेंज इन वेलोसिटी भी सेम आएगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब ऐसे केस होते हैं तो एक्सेलरेशन भी सेम आता है, वेलोसिटी भी सेम आती है।
तो एक्सेलरेशन सेम आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इस केस में, p बाय एम प्लस एम, ये मेरा एक्सेलरेशन है, ये मेरा एक्सेलरेशन है ऑफ दिस सिस्टम। तो इस ब्लॉक का भी बोलो, चाहे आप रोप का बोलो, चाहे आप पूरे सिस्टम का बोलो, एक्सेलरेशन इतना है, ठीक है। अब देखो ये हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए था, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, कैपिटल एम का मान लो, तो मान लो यहाँ पे ये फोर्स एफ लग रहा है इसका, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा। और अगर मैं इसका बनाऊं स्मॉल एम का, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, अगर ये एम इसको, छोटा वाला एम बड़े वाले एम को ऐसे खींच रहा है, तो बड़ा वाला एम इसको उल्टा खींचेगा, एक्शन रिएक्शन। तो ये फोर्स इधर को एफ लगेगा, ये फोर्स आपका यहाँ पे पी है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना दोनों का, ठीक है। मैंने एम जी नहीं लिखा, एम जी भी लिख सकते हैं, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो एम जी होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा यहाँ पे। खैर मेरे को वर्टिकल फोर्स से काम नहीं था, तो मैंने केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखी है। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं इस केस के लिए, एक ही फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे एफ, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, और ए कितना है आपका, एफ डिवाइड बाय एम प्लस एम, तो दिस इज योर एफ। यही उसने पूछा था, एफ कितना होगा, फोर्स कितना होगा, तो ये आपका एफ है, ठीक है। यहाँ पे पी लिखना था एक्चुअली ना, पी था ये, पी बाय एम प्लस एम, तो इसे पी कर लेते हैं, तो ये एफ अलग है, पी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए एंड ए इज पी बाय एम प्लस एम, तो आंसर विल बिकम कैपिटल एम इंटू पी डिवाइड बाय एम प्लस एम, यानी कि सी आंसर, जो ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सी आंसर। नहीं, कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय रोप ऑफ मास एम, तो ऐसा कुछ बोला नहीं इसने कि एंगल बना रही है। अप्लाई टू द फ्री एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस लिखा है ना सरफेस, तो पुल्ड तो ऐसे करोगे, एंगल नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों मास, जिनको समझ में नहीं आया दोबारा देख लो, दोनों मास डायग्राम बनाया, कैपिटल एम ये रोप है, फोर्स आपने पी लगा रखा है यहाँ पे, तो फोर्स पी है और इनका मास एम और एम है, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा, सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया, एम प्लस एम, एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स पी डिवाइड बाय नेट मास एम प्लस एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद मैंने दोनों बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस कैपिटल एम का जब बनाऊंगा तो यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा इस पे कैपिटल एम पे, इधर को कौन लगाएगा, रोप लगाएगी, इधर को फोर्स, ठीक है, रोप जो है इधर को फोर्स लगाएगी, तो इस पे एक यही फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग सकता है, जो रोप लगाएगी, रोप पे ब्लॉक फोर्स लगाएगा, फिर उल्टा उल्टा लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो अगर ये इस पे एफ लगा रही है इधर को, रोप अगर ब्लॉक पे एफ लगा रही है इधर को, तो ब्लॉक एफ लगाएगा रोप पे इधर को, तो ये एफ लग गया। पी आपने लगा रखा है फोर्स, तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, एक तो पी है और एक एफ है, इस वाले छोटे एम पे दो फोर्स हैं, इस पे एक फोर्स है। अब मैंने इसके लिए इक्वेशन लिखी एम के लिए, कैपिटल एम के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ इक्वल टू एम ए लिखूंगा, तो ये जो फोर्स है इस पे एफ विल बी इक्वल टू एम ए, एम मतलब इसका मास, तो कैपिटल एम है, और ए कितना है, ए मैं निकाल चुका हूं, तो यहां से मेरा आंसर ये आया, यहां से मेरा आंसर ये आया, ठीक है। अब सेम फ्री बॉडी डायग्राम में बना सकता हूं, सेम फ्री बॉडी डायग्राम में बना सकता हूं स्मॉल एम के लिए, तो उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। क्या लिखूंगा मैं, फ्री बॉडी डायग्राम तो मैंने बना दिया, इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स कितना है इस पे, एक्सेलरेशन किधर को, इसका इधर को है राइट हैंड साइड पे, तो मैं लिखूंगा P माइनस एफ इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, मैं ये लिखता मैं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनती फिर, P माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मुझे निकालना क्या है एफ, तो मैं लिखता P माइनस एम ए इक्वल टू एफ, P माइनस एम ए इक्वल टू एफ, ठीक है। अब यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्या बन जाएगा, ये P माइनस एम इंटू पी, स्मॉल एम इंटू पी बाय कैपिटल एम प्लस एम, ये बन जाएगा। एलसीएम लोगे तो एम प्लस एम एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम प्लस एम माइनस एम, एम प्लस एम माइनस एम स्मॉल एम इंटू पी कैपिटल पी, एम से एम कट गया, तो आंसर आपका सेम आ गया, फिर दोबारा कैपिटल एम डिवाइड बाय एम प्लस एम इंटू पी, तो आंसर आपका फिर दोबारा से सेम आ गया। तो मैंने इक्वेशन किसके लिए बनाई थी इस बार, इस वाले के लिए, तो आप इक्वेशन चाहे इसके लिए बनाओ चाहे इसके लिए बनाओ,
आंसर वुड बी सेम, बस फर्क क्या पड़ जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि मेरा एक ही फोर्स था तो मेरा एक स्टेप में आंसर आ गया। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? शिवानी क्लियर हुआ ये? ओके। सरफराज कह रहे हैं एंगल होता तो क्या होता, एंगल होता तो फिर तो ये होता, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो एंगल अगर होता तो हम इसका फोर्स यहाँ कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, है ना, पी कॉस थीटा करते, फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ पे पी कॉस थीटा करते हैं, बस यही फर्क पड़ जाता। रोप आपकी है, मान लो ये ब्लॉक है, तो यहाँ फोर्स फिर ये पी कॉस थीटा लेते। अब मैं लिखता पी कॉस थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन मेरा हो जाता पी कॉस थीटा बाय एम प्लस एम, एक्सेलरेशन मेरा ये होता अब, और फोर्स जो है फ्री बॉडी डायग्राम से फिर वही निकलता, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो केवल कैपिटल एम का, उससे आ जाएगा आपका यहाँ पे एफ मानोगे इसको, एफ क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, वेयर ए इज दिस वन, तो ए अब जो मेरा पी कॉस थीटा बाई ये आ जाएगा, तो कॉस थीटा का फैक्टर आ जाता है एक्स्ट्रा आपका, राइट? ठीक है, सरफराज क्लियर हो गया? सी आंसर आ रहा है उसका, तो सी वाज दिस वन, करेक्ट है ना? ओके, this one, when force F1 F2 F3 acting on a particle such that F1 F2 are mutually perpendicular, F2 F3 are mutually perpendicular, particle remain stationary। F2 F3 जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे मान सकते हो, इसमें ग्रेविटी तो नहीं है ना, तो किधर कोई मान लो फोर्स, फिर तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। अब F1 किधर को काम कर रहा होगा, अगर ये दोनों तीनों को मिला के स्टेशनरी रुका हुआ है तो F1 इधर को होगा, इनके रिजल्टेंट के अपोजिट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट होगा, उसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये रेस्ट में रह सकता है पार्टिकल, तो पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट। अब क्या कह रहा है ये, F1 को अगर मैं हटा दूं, F1 को मैं हटा दूं तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, F1 को अगर मैं हटा दूं तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है? तीन फोर्स थे, तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में थे, उसमें से आपने एक फोर्स हटा दिया, एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है? तो कितना होगा यहाँ पे, इन दोनों का जो अब कितना फोर्स हो गया इस पे नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो आर है, तो नेट फोर्स इज आर, और मास का एम है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो आर बाय एम होगा, रिजल्टेंट बाय एम, वेयर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3, ये होगा। लेकिन आर की वैल्यू कितनी आएगी, अब आर की वैल्यू किसके बराबर थी, आर की वैल्यू F1 के बराबर थी, क्योंकि पहले ये बैलेंस कर रहा था इसे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, आर की जगह पे F1, तो F1 बाय एम, F1 बाय स्मॉल एम। अरे भाई मक्खी चले जा, मक्खी कहाँ से आ गई? तो एक्सेलेरेशन जो मेरा आएगा वो आएगा F1 बाय एम, तो आंसर शुड बी ए। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ? इस ये वाला क्लियर हुआ? एक्सेलेरेशन मेरा F1 बाय एम आएगा, या तो आप इनका रिजल्टेंट निकालो दोनों का, तो रिजल्टेंट क्या आता है, रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, या तो आप ये लिखते हैं आंसर, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, या तो आप ये लिखते हैं, ये ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या बचा आपका, एक ही तरीका बचा, फिर आप इसको लिखो, तो क्योंकि ये बराबर है ना, चाहे उनका रिजल्टेंट निकालो चाहे आप F1 निकालो, बोथ आर सेम थिंग, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी दिस वन। क्लियर? राइट? ओके, प्रियम, दिशांक, संध्या, गुंजन, शिवानी, याशा, सबको क्लियर हो गया? ऋतु, साक्षी, ओके, गुड गुड। तो ये आपने होमवर्क में कर लिया होगा, है ना? चलो, दिमाग खुलेगा इनसे। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन, राइट? तो 7 क्वेश्चन थे ना ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑल डन, ऑल डन। तो हमने सातों समुद्र लांग दिए, 7 समुद्र लांग दिया। ओके चलो, समुद्र तो नहीं थे तो क्या तालाब थे,
चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन एलिवेटर। तो एलिवेटर में बॉडी का वेट एम जी प्लस ए और जी माइनस ए जो आता है, जी प्लस ए और जी माइनस ए जो आता है वो कैसे आता है ना, एपरेंट वेट। तो एक्चुअली जो वेट आप नापते हो कैसे नापते हो, आप यहाँ पे वेइंग मशीन लगाते हो, इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा हो गया है ना, और उसका आप वेट नापते हो, ठीक है। तो और अगर हम डिटेल में देखें तो वेट कैसे आता है, ये जो वेइंग मशीन है इस पे, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो इस पे आदमी जो है नीचे की तरफ को एन फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये वेइंग मशीन आदमी पे ऊपर की तरफ को, ऊपर की तरफ को एन फोर्स लगाएगी ऐसे, है ना। आदमी वेइंग मशीन को पुश करेगा नीचे की तरफ को, और वेइंग मशीन आदमी को पुश करेगी ऊपर की तरफ को, ठीक है। ओके, अब आदमी का अगर मैं देखूं, ये एन और ये एन है, ठीक है। आदमी को मैं देखूं तो आदमी का जो वेट है वो एम जी है, ठीक है। और ये पर्सन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। तो वी कैन राइट दैट एम जी इक्वल टू एन, एम जी इक्वल टू एन। तो यानी नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, एम जी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी होगी, तो ये भी एम जी होगी, तो मशीन की रीडिंग कितनी आ जाएगी, एम जी, ठीक है। लेकिन मान लो मैन एक्सेलेट करने लग गया ऊपर की तरफ को, अगर मैन एक्सेलेट कर रहा है ऊपर की तरफ को फिर क्या होगा, मैन अगर एक्सेलेट कर रहा है ऊपर की तरफ को तो अब क्या होगा, अब इस पे फोर्स तो एन डैश होगा मान लो, मशीन पे ये एन डैश लगाएगा फिर, और इसका वेट तो एम जी होगा, वो तो सेम रहेगा। एक्सेलेरेशन लेकिन इसका आ गया ए, ठीक है। तो अब जब आप इक्वेशन लिखोगे, अब क्या लिखोगे आप इक्वेशन, अब आप यू कैन नॉट राइट एन डैश इक्वल टू एम जी, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेलेरेशन भी है, इसमें एक्सेलेरेशन है, किधर को एक्सेलेरेशन है, अपवर्ड। तो इसमें अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, तो वी कैन राइट एन डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये लिख सकते हैं हम, एन डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो यहां से एन डैश कितना आ जाएगा, एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो वेट आता है वो एम जी प्लस ए आता है जब लिफ्ट ऊपर को एक्सेलेरेट करती है, जब लिफ्ट ऊपर को एक्सेलेरेट करती है। और जब नीचे को एक्सेलेरेट करेगी, नीचे को एक्सेलेरेट करेगी तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। नीचे को एक्सेलेरेट करेगी तो इक्वेशन क्या लिखोगे फिर, नीचे को एक्सेलेरेट करेगी तो आदमी की इक्वेशन क्या होगी, आदमी की इक्वेशन हो जाएगी ए एक्सेलेरेशन नीचे, एम जी डाउनवर्ड, और एन डबल डैश मान लो इस बार अपवर्ड। तो अब की बार क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, तो यू विल राइट एम जी माइनस एन डबल डैश इक्वल टू, एम जी ज्यादा है ना, तो एम जी माइनस एन डबल डैश इक्वल टू एम लिखोगे। एन डबल डैश कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए, तो एम कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, तो एन डबल डैश विल बी दिस मच। तो ये हमारा एन डबल डैश आ गया, ये हमारा एन डैश था, ठीक है। तो ये हमारा अपवर्ड एक्सेलेरेशन में क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, और डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन में वेट घट जाता है, जी माइनस ए। तो मशीन की रीडिंग घट जाती है, एपरेंट वेट घट जाता है, मैंने वेट तो नहीं घटता, मशीन को जो फील होता है एपरेंट वेट वो घट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एम, वो जो वेट आएगा एम जी माइनस ए आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपका ए जो है बढ़ता जाएगा तो वेट क्या होगा, घटता जाएगा। अब मान लो ए जो है जी हो गया, ए जो है जी हो गया, ए जी कब हो सकता है, जबकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी के बराबर कब हो सकता है, अगर आप फ्री फॉल करो, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का केस मतलब लिफ्ट किए मैं अगर मान लो तार वायर काट दूं और लिफ्ट गिर जाए, लिफ्ट गिर जाए, फ्री फॉल करे तो फ्री फॉल होगा, है ना। या फिर मान लो कोई कोई बक्सा लेके कोई कूद गया दीवार के ऊपर से, तो उसका फ्री फॉल हो रहा है, तो बक्से का जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस केस में फ्री फॉल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी, जब ए को जी कर दूंगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ ए इक्वल टू जी होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो वेट आएगा वो कितना आएगा, वेट आएगा हमारा जीरो, वेट हमारा कितना आएगा, जीरो। तो फ्री फॉल के केस में क्या होता है, अगर हमारा ए इक्वल टू जी हो गया तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये केस कौन सा होगा, फ्री फॉल का, ठीक है। मुकेश जी चार्जर ना उनका देना मेरे को, सचिन वही लगता है इसमें, ओके।
तो इस केस में हमारा फ्री फॉल होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो, तो मशीन की रीडिंग क्या आएगी, जीरो, मशीन की रीडिंग जीरो आएगी। या मान लो कोई अगर थीप कूद गया ऊपर से, दीवार के ऊपर से, और उसके सिर पे कुछ रखा हुआ है, तो उसको भी सिर पे कितना फील होगा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कितना फील होगा, जीरो फील होगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल, एम जी माइनस ए वाला। तो देखो यहाँ पे ड्राइव भी कर रखे हैं केस में। पहला केस उन्होंने लिया है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो आर इक्वल टू एम जी, तो एपरेंट वेट आपका एम जी आएगा जो कि ओरिजिनल वेट के बराबर होगा। ठीक है, अगर लिफ्ट जो है एक्सेलेट कर रही है अप या रिटार्ड कर रही है डाउन, ये एक ही बात है, एक्सेलेट अप या रिटार्ड डाउन एक ही बात है। ठीक है, तो इस केस में जो वेट आएगा वो कितना आएगा आपका, एम जी प्लस ए आएगा, एम जी प्लस ए, जो कि ओरिजिनल वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा, विल बी मोर। और अगर नीचे वाला केस आ गया तो अब क्या आएगा इस केस में, एक्सेलेट अगर डाउन कर रही है या रिटार्डिंग अप कर रही है एक ही बात है, तो अब कितना आएगा, एम जी माइनस ए विच इज लेस देन द एपरेंट वेट। ठीक है, चलिए, और ये थर्ड लास्ट केस फ्री फॉलिंग वाला, अगर फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट तो जी प्लस ए आ जाएगा, तो एम जी माइनस आर इक्वल टू, ये करेंगे तो यहाँ से आपका एपरेंट वेट क्या होगा, जीरो आ जाएगा, जी माइनस ए करोगे ना तो जीरो आ जाएगा, तो एपरेंट वेट ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज जीरो। तो ये केस कहाँ पे हो सकता है, लिफ्ट में हो सकता है, अभी आप सैटेलाइट पढ़ोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हो सकता है आपका एपरेंट वेट, क्योंकि ये जब जा रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन इज जी, एक्सेलेरेशन क्या है इसका, जी। तो इस केस में भी ये हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये सारे केसेस में आपका एपरेंट वेट विल बी जीरो। तो सैटेलाइट वाला देखेंगे बाद में, और यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन हमारा जी था नीचे, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। ओके, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल। क्लियर है सबको, ओके, दीपांशु क्लियर है, बाकी लोगों को भी, ऋतु क्लियर, विद्या, साक्षी, गुंजन, कनिका, प्राची, ओके, सबको क्लियर है। ठीक है, हम फास्ट तो नहीं चल रहे, ऐसा लग रहा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, इट्स ओके, स्पीड इज ओके। प्राची, रैनी, विधि, प्रियम, फरीन, याशा, समीर, हर्षिता, सबको क्लियर है, प्रियम गांधी, ओके। तो फास्ट तो नहीं है, वी आर ओके विद द स्पीड, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को पता है, आप लोग पकड़ लोगे फटाफट, है ना, एक काइनेमेटिक्स नहीं है, या फिर अभी और आएंगे चीज़ें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है, वैसे काइनेटिक्स पढ़ चुके हो ना, काफ़ी आपको आइडिया हो चुका होगा, है ना, तो दैट्स वाई आई एम मूविंग लिटिल बिट फास्टर। और ये होमवर्क था वैसे भी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग होमवर्क तो कर ही रहे होगे, तो स्पीड इज ओके, ओके। स्लो तो नहीं लग रहा किसी को, अभी भी स्लो लग रहा हो, कोई अभी भी है स्लो वाला, लग रहा होगा, हो सकता है किसी को, ओके है ना स्पीड तो, ओके, ओके, फाइन, फाइन। नहीं तो क्या करना फिर, अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो फास्ट कर लेना, 1.5 पे सुन लेना बाद में लेक्चर, और इसको फास्ट लग रही है वो लोग 0.75 पे सुन लेना, है ना, वो स्लो करके सुन लेना फिर। ठीक है, चलिए, तो इतनी स्पीड इसलिए होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन सबसे बेस्ट है क्लास में सुनना, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड इज एक्सपेक्टेड इन द नीट ऑल्सो, है ना, नीट में आपको क्वेश्चन ऐसे निकालना, नीट में ऐसे नहीं कि आराम से बैठ गए और कर रहे हैं क्वेश्चन, कभी कभी घर में कर सकते हो, लेकिन आदत आपको ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन को फटाफट निकाल लेना है फिर, है ना, अगर आता है वो पढ़ रखा है टॉपिक तो, नहीं पढ़ रखा तो बात अलग है। ठीक है, चलो, स्पीड ओके है, चलो ठीक है फिर, गुड। तो स्ट्रिंग कनेक्टिंग बॉडी, अब आपको देखना है मोशन, जब कनेक्टिंग बॉडी मतलब या तो आपके ऐसे होंगे जैसे हमने भी देखा, ब्लॉक से ब्लॉक ऐसे, या फिर कनेक्टिंग स्ट्रिंग के थ्रू मैंने ऐसे बॉडीज होंगी, इनको आप खींच रहे होगे, 3 बॉडी लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 2 लगा लो, ऐसे केस अगर होते हैं, ठीक है, तो इनमें
ऐसे करेंगे। फरीन क्या समझ में नहीं आया उसमें? एपरेंट वेट जीरो होगा, समझ में नहीं आया भाई? ये जी माइनस ए आ गया था ना आपका, यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन आई डाउनवर्ड की, ये आई थी ना जी माइनस ए। तो अगर हमारा ए जो है जी हो गया, तो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जी माइनस जी करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो फ्री फॉल के केस में वेट कितना आता है? जीरो आता है। तो जहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका जी के बराबर होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो फ्री फॉल का केस में जीरो आएगा लिफ्ट के फ्री फॉल में। या फिर सैटेलाइट के मोशन में भी आप देखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखोगे वहाँ तो था ही एक्सेलरेशन आपका जी, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा था? इस पे एम जी लग रहा था। एक ही तो फोर्स काम कर रहा था, एम जी। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? जी आएगा हमेशा। तो इस केस में भी एपरेंट वेट क्या आएगा? जीरो। एपरेंट वेट जीरो आएगा। फरीन यही पूछ रहे थे आप, कुछ और पूछ रहे थे? एक बार बताओ फटाफट, क्या पूछ रहे थे आप? यही पूछ रहे थे? विद्या भी कह रही हो, विद्या भी कह रही है ओके है स्पीड। जल्दी बताओ क्या पूछ रहे थे? फरीन ने लिखा नहीं अभी तक। फरीन, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या समझ में नहीं आया आपको? यही फ्री फॉल? जल्दी बताओ। फिर हम ये लोग स्टार्ट करें कनेक्टिंग बॉडी। देखो ऐसे ऐसे केस होंगे आपके, ऐसे ऐसे वाले हो सकते हैं, वर्टिकल मोशन हो सकता है, ग्रेविटी भी आ जाएगी यहाँ पे, है ना? ये वाले केस हो सकते हैं। फिर इसके क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले केस आपके आएंगे जब कनेक्टिंग ब्लॉक होंगे आपके। क्या बोला फरीद? समझ में नहीं आया। लिख दिया? क्या समझ में नहीं आया आपको? फ्री फॉल वाला नहीं आया? क्या नहीं आया? बताओ फटाफट, क्या नहीं आया? फ्री फॉल बताओ जल्दी, फिर ये देखेंगे केस सारे। उसके बाद फिर हम जो है ऐसे केस देखेंगे। ये वाले केस हो गए आपके, वर्टिकल वाले हो गए, फिर पुली वाले केस आ जाएंगे, है ना? ऐसे केस आ जाएंगे फिर उसके बाद, वो सब देखने होंगे हमें, है ना? मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं। मैं एक बार दोबारा बंद करके लाइव चैट चालू कर देता हूँ, आप लोग भी कर लो एक बार। एक बार दोबारा लिख दो, फिर मैंने तो दोबारा चालू कर लिया। एक बार आप भी लिख दो दोबारा से। आप भी एक बार बंद करके चालू कर दो। क्या लिख रहे हो? ओके। बताओ जल्दी क्या लिख रहे हो? ओहो, मैसेज सेंड नहीं हो रहे अभी भी? अभी भी नहीं आ रहे मेरे पास तो कुछ। अभी भी नहीं आ रहे मेरे पास तो। मैं तो बंद करके चालू कर दिया। यूट्यूब वालों को पकड़ना पड़ेगा आज क्या कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं टीवी में गड़बड़ी हो गई, सिग्नल नहीं आ रहा टीवी में। दूरदर्शन चलता था ना जब पहले, जब हम छोटे थे ना, तो टीवी चलता था दूरदर्शन।
तो उसमें ये होता था, अगर ऊपर से कोई जहाज चला गया ना, जहाज वगैरह, तो सिग्नल खराब हो जाते थे, डिस्टर्ब होते थे। तो कई बार ऐसा होता कोई सीरियल चल रहा है और बीच में कोई जहाज चला गया, प्लेन चला गया, तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते थे दूरदर्शन पे, तो बड़ा गुस्सा आता था, है ना। तो ऐसी, अब क्या है, यूट्यूब वाले, अब आपके दूरदर्शन वगैरह तो रहे नहीं, मैंने तो इतने वो नहीं है। अब आपके लिए तो यूट्यूब मेन है, गूगल मेन है। गूगल बंद हो गया थोड़े टाइम, आधे घंटे के लिए, उस दिन तो तहलका मच गया था, है ना। यूट्यूब बंद हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो मैं फरीन से पूछ रहा था तो कि आपको कहाँ पे डाउट है। फरीन, एक बार दोबारा लिख दो यार, अब तो मैसेज आ रहा होगा फरीन। अब तो आ रहे हैं मैसेज, देखो बाकी लोग लिख रहे हैं, हर्षित एंड पीएम ने लिखा है अभी कि अभी कुछ ने सेंड नहीं किया है। तो क्या लिख रहे थे फरीन? हो रहे हैं सेंड? ओके, तो फरीन को एक बार वो बंद करके दोबारा, जो है ना लाइव चैट वाला, दोबारा ऑन करो, फिर आएगा, है ना। तो अब मैं वो कहता आपको, जैसे अब तो जो है यूट्यूब बंद हो गया अगर, या गूगल बंद हो जाए तो तहलका मच जाएगा। अब पहले चलता था वो, दूरदर्शन बंद हो गया मान लो आपका, या कुछ और ऐसा छोट बंद हो जाए, पहले अलग ही टाइम था यार हमारे बचपन में, है ना, अलग ही टाइम था। आप लोग भी बाद में जब बड़े हो जाओगे तो आपको भी लगेगा थिंग्स, लेकिन हमारे टाइम में तो बहुत चेंज हुई है, ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली चेंज हुई है। चलो, तो मैं आगे चल रहा हूँ फिर। वैसे भी आपका डाउट सेशन नहीं, परसों पूछ लेना जो डाउट होगा तो, है ना, संडे को। तो ऐसे जब केस आएंगे आपके, तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और वहां से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो मान लो ऐसा फोर्स आप लगा रहे हो, ऐसा फोर्स आप लगा रहे हो, तो इस पे मान लो फोर्स एफ लग रहा है, इसका मास कुछ होगा m1 m2 m3 मान लो। तो फिर इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो टेंशन लगाएगा स्ट्रिंग। अब मैंने कहा था टेंशन हमेशा क्या करता है, पुल। टेंशन पुश नहीं कर सकता, पुल कर सकता है। तो टेंशन का फोर्स हमेशा बॉडी से अवे होगा। तो इस बॉडी पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा टेंशन का, तो किधर को लगाऊंगा, पीछे को। तो यहाँ मैं टेंशन मान लेता हूँ T1 है, वो इधर को लगेगी। और एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स सेम होता है, मासलेस अगर होती है रोप, तो टेंशन फोर्स सेम रहता है। अगर मास होगा रोप में तो फर्क पड़ेगा, जैसे हमने पीछे देखा था ना, वहां पे मास था रोप में, जब हम पी फोर्स लगा रहे थे उस पर ब्लॉक पे, तो रोप का मास स्मॉल एम था, तो वहां पे फिर टेंशन आपके हर पॉइंट पे वेरी करेगी। लेकिन अगर रोप आपकी मासलेस है तो टेंशन हर जगह पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि टेंशन वेरी नहीं कर सकती, मान लो टेंशन एक पॉइंट पे हमें T1 मान ली, एक पॉइंट पे कुछ और मान ली, तो आप लिखोगे दिस टेंशन माइनस दिस एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। एम किसका मास लोगे, रोप का, लेकिन रोप तो मासलेस है, तो ये एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू एम ए लिखा आपने, तो एफ वन माइनस एफ टू जीरो आ जाएगा, यानी एफ वन इक्वल टू एफ टू आ जाएगा। यानी रोप में हर जगह फोर्स विल बी कांस्टेंट अगर उसमें मास जीरो है। अगर मास क्या है, जीरो, तो फोर्स विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्स इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें T1 मानेंगे। और इसमें कुछ ये अलग रोप है तो इसमें T2 मानना पड़ेगा, वो भी अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, तो T2 यहां पे मान लो फोर्स, T2 यहां पे मान लो, ठीक है। तो T2 अगर यहां पे मान लेंगे, तो अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया, इसका बनाएंगे अगर M1 का, तो क्या बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, M1 पे फोर्स अपवर्ड होगा नॉर्मल रिएक्शन, Mg डाउनवर्ड होगा। तो हमें तो मतलब खैर यहाँ पे वर्टिकल फोर्स से होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स से होगा। खैर हम लिख देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पूरा ऐसे बनेगा, इसका F इधर को बनेगा, T1 इधर को, ठीक है। ऐसे जब बीच वाले का बनाओगे तो T1 इधर को, T2 इधर को, M2G नीचे, ये 2 वाले का है, और नॉर्मल रिएक्शन इसका N डैश मानना पड़ेगा ऊपर, या N2 मान लो। थर्ड वाले का बनाओगे तो N3 ऊपर, T2 इस तरफ को हो जाएगा इसके लिए, और बस इतना ही फोर्स आएगा, ठीक है। अब आपको मान लो इक्वेशन बनानी है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा। तो आप F इक्वल टू एम ए, फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू एम ए यूज करके इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो हम तीनों के लिए अलग अलग बना सकते हैं इक्वेशन, या फिर हम सिस्टम मान के भी बना सकते हैं कई बार। तो मान लो मैं सिस्टम अगर किसी को मान लो मैं दो ब्लॉक को सिस्टम मान लो इन दोनों को, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनाऊंगा, उस केस में मैं लिखूंगा भाई दोनों ब्लॉक मेरे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो मेरा इंटरनल फोर्सेज हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस पे, एक्सटर्नल फोर्स इस पे केवल T1 है, यहाँ पे केवल T1 है, बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह तो होंगी वर्टिकल, वो तो मुझे मतलब नहीं है। एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स इस सिस्टम पे क्या है, केवल T1, और कोई फोर्स नहीं है। 2 और 3 पे और कोई फोर्स नहीं है,
और इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा नेट, m2 प्लस m3। इसका मास हो जाएगा m2 प्लस m3, तो इसका जो मास है वो m2 प्लस m3 है, और इस पे जो फोर्स है वो T1 है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स बाय मास, यानी कि दिस फोर्स बाय दिस मास। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा सिस्टम का वो क्या आएगा, T1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3। मेरी पिक्चर के नीचे आ रहा होगा, हट जाता हूं मैं। T1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3, ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक 2 और 3 का। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन 2 का होगा सेम एक्सेलरेशन 3 का भी होगा, जो एक्सेलरेशन 2 का होगा वही 3 का भी होगा, है ना, तो सेम होगा दोनों का। और इनफैक्ट 1 का भी वही होगा, इनफैक्ट 1 का भी वही होगा, तो पूरे सिस्टम का भी वही होगा, है ना। तो जब पूरे सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, पूरे सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 को मान सकते हो ब्लॉक को, या तीनों को मान सकते हो एक साथ, तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तीनों को अगर आप साथ में लोगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेगा, फिर बचेगा केवल F। अगर मैं तीनों को साथ में ले लूं तो क्या होगा, इन तीनों को साथ में ले लूं मैं, अब मेरा सिस्टम ये बन गया, अब मेरा सिस्टम ये बन गया, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अच्छा अब मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, कई सारे मैसेज आपके वो हो गए थे बीच में गायब। आपके पास लेट पहुंच रहे हैं, सेंड नहीं हो रहे हैं, फिर हेलो लिखा है किसी ने, फिर हर्षित ने, प्रियम अभी कुछ सेंड करो, हो रहे हैं सेंड हर्षिता, आपको लेट शो हो रहे हैं, थोड़ा रिपीट कर दो, बीच में जाना पड़ गया था सरफराज। ओके, तो इनको किसी ने रिपीट कर दिया है। शिवानी, मास जीरो होगा या कांस्टेंट होगा हर जगह, मास विल बी जीरो, कांस्टेंट नहीं, मास जीरो होना चाहिए। रोप का मास अगर होगा ना कुछ भी, तो आपका टेंशन डिफरेंट आ जाएगी, फिर मास नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, मास जीरो होना चाहिए। राइट, ठीक है, आपको लिखना जरा मेरे को, अभी भी लेट आ रहा है क्या, आपको लिखना है एक बार मैसेज, जैसे ही आएगा मैं पढ़ दूंगा, आप बताना लेट आ रहा है क्या। राइट समथिंग, somebody, प्लीज राइट समथिंग। हेलो, दीपांशु गुप्ता ने हेलो लिखा है, तो इस बार आप मेरे को आया है, तो इज इट ओके स्पीड, या लेट आया है, थोड़ा सा लेट तो रहता ही है क्योंकि वीडियो आपका थोड़ा लेट ही चलता है, 10 सेकंड का शायद डिले, 5 सेकंड का डिले तो होता ही है। उससे भी लेट है क्या, उससे भी लेट है क्या। हेलो, गुंजन ने लिखा, काजल ने भी यस लिखा। चैट बॉक्स हमारा थोड़ी तो यूट्यूब का चैट बॉक्स है यार, हम क्या ठीक करेंगे फरीन, मैं क्या कर सकता हूँ, बंद करके चालू कर सकता हूँ बस। लेट है, स्टिल देर से जा रहे हैं। ओके, कितना सेकंड का फर्क होगा लगभग, कितना सेकंड का है, शिवानी लिख रही है, ऋतु थोड़ा लेट। ऋतु कितने किस बस बच्चे जो है कितने सेकंड का फर्क आ रहा होगा लगभग, आपको लग रहा है, जो आप लिख रहे हो और मेरे पे पहुंच रहा है, तो कितना सेकंड का फर्क आ रहा है, 50 सेकंड का फर्क आ रहा है, 50, ओ माय गॉड, मेरा कनेक्शन स्लो है। ओके, एक मिनट रुको यार, कौन सा कनेक्शन लगा रखा है उन्होंने, मेरा नहीं है एक्चुअली, किसी का फोन ले रखा है मैंने। अब मैं अपने फोन में टेस्ट चेक करता हूँ। ओके, 5 से 10 सेकंड का है, तो 5 से 10 तो ओके है यार, 5 से 10 तो होगा ही होगा, 5 से 10 तो ओके है यार, 5 से 10 इज नॉट द मैटर यार, 5 से 10 तो चलेगा भाई, 5 से 10 चलेगा, चलो 5 से 10 तो चल जाएगा। चलो इसको दोबारा देख लें एक बार। मैं ये कह रहा था, देखो इंडिविजुअल हमने, पहले हमने शुरू से देखते हैं, तीनों ब्लॉक लिए, ठीक है, उस पर फोर्स एफ लग रहा था, फोर्स एफ, उसके कारण से हमने, हमारा सिस्टम मूव करेगा, तो हमने क्या किया, अपने सारे ब्लॉक को अलग अलग करके उनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ब्लॉक 1 2 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। इस पे फोर्स एफ लग रहा है, इधर को टेंशन पीछे लग रही है,
इस पे टेंशन आगे को लग रही है T1, T2 पीछे लग रही है, और इस वाले पे केवल T2 लग रही है जो कोने वाला मास है M3, है ना। ये कंडीशन बनी 1 2 3 के लिए। इतना सबको क्लियर हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं अलग अलग इक्वेशन लिख सकता हूँ तीनों के लिए। इसके लिए लिख सकता हूँ F माइनस T1 इक्वल टू M1A, है ना। इसके लिए क्या लिखूंगा, T1 माइनस T2, दो फोर्स हैं इस पर T1 और T2, T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। और जब इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T2 इक्वल टू M3A। ये क्वेश्चन लिख सकता हूं मैं, तो इससे मेरा T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, A आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो, है ना, आ जाएगा अगर सॉल्व करोगे तो। ओके, ठीक है, इतना तो क्लियर है सबको। अब मैं कह रहा था कि अगर आप सिस्टम मान लो, पहले मैंने क्या किया, दो ब्लॉक को सिस्टम मान लिया, M2 और M3 को मिला के एक सिस्टम मान लिया, जो मैंने यहां पे किया था, यहां पे। तो मैं कह रहा हूं जब दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूंगा तो इनके बीच में जो फोर्स है T2, M2 और M3 के बीच में, वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंटरनल। और जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो मैं कौन से फोर्स लिखता हूं, एक्सटर्नल फोर्सेस। मैं क्या लिखता हूं, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इस स्ट्रिंग के कारण मेरे पे, इस पूरे सिस्टम पे स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, T1। और किधर को लगाएगा, इस सिस्टम से अवे। इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स है वो T1 है। और सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, M2 प्लस M3, M2 प्लस M3। तो मास मेरा ये हो गया और फोर्स मेरा टेंशन हो गया। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर, फोर्स बाय मास, यानी कि T1 डिवाइड बाय M2 प्लस M3, T1 डिवाइड बाय M2 प्लस M3। ठीक है, ये क्लियर है, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहां से। मैंने दो को सिस्टम माना। अब मैं ये कह रहा था दो की जगह पे तीन को मान लो। आपको जब ऐसा करना है ना, सिस्टम किसी को भी मान सकते हो। तो अगर मैं तीनों को मान लूं, सिस्टम मान लो, ऐसा सिस्टम बना लूं इस टाइप का, इस टाइप का सिस्टम, एक मिनट, ये सिस्टम माना है मैंने इस बार। दिख रहा है कलर, एशियन पेंट। ये पूरा लाल वाला जो है ना, पूरा तीनों को मिला के मैंने, तीनों ब्लॉक को 1 2 3 जो ब्लॉक है 1 2 3, तीनों को मिला के सिस्टम मान लिया एक। ठीक है, तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है कौन सा है, केवल एक फोर्स है F, क्योंकि T1 T2 तो अब इंटरनल हो गया सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम के अंदर हो गया T1 T2। तो F केवल जो है एक्सटर्नल फोर्स है, जो फोर्स एक्सटर्नल है कौन सा है, F। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन इस बार, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा सिस्टम के लिए तो क्या लिखूंगा, आई कैन राइट दैट F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F डिवाइड बाय तीनों का मास। क्लियर हो गया। नेट फोर्स मैंने सिस्टम पे लिखा F, और नेट मास लिखा M1 प्लस M2 प्लस M3। सिस्टम का मास इतना होगा ना तीनों को मिला के। तो मेरा यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्ट ही आ गया। तो आपके कई सारे तरीके हैं, आप चाहो तो इसको पूरे तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लो, आप चाहो तो पूरी सिस्टम, तीन का एक सिस्टम मान लो, तीन ब्लॉक का, आप चाहो इन दो का मान लो, है ना। तो हम कैसे भी मान सकते हैं, जो चीज हमें इजी लगेगी, जहां से हमारा इजीली निकलेगा वो मानेंगे सिस्टम। बट हमें ध्यान क्या रखना है बस, कि सिस्टम में इंटरनल फोर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं, वो हमें ध्यान रखना है, कौन से हमारे इंटरनल हैं और कौन से एक्सटर्नल हैं। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हुआ होगा सबको सिस्टम क्या करना है, कैसे। इतना क्लियर हुआ सबको, इतना क्लियर हुआ, फटाफट लिख दो, मैसेज का ही पता चल जाएगा स्पीड का। कम ऑन, फटाफट लिखो, स्पीड का पता चल जाएगा मुझे। अभी तक नहीं आया है तो स्पीड डिले है शायद अभी भी। क्लियर है, ओके, अब आए एक साथ। संगीता यस, ओके, प्रियम, साक्षी, अशोक, दीपांशु, रितु, क्लियर है, ओके। अब मेरे में मैसेज आ रहे हैं, पढ़ रहा हूँ, स्पीड देखो कितनी डिले हो रही है। रितु का आया अभी बस मेरे पास लेटेस्ट। गुंजन, हर्षिता, रैनी, क्लियर क्लियर। सिस्टम वाला क्लियर हो गया है,
एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, प्राची, ओके। तो हाउ मच इज द डिले नाउ? क्लियर? फरीन, ओके। प्रशांत, यस। फरीन, यस। विधि, तो हाउ मच इज द डिले? शिवानी, विद्या, शिवानी, शिवानी, क्लियर, ओके। कितना लेट है? प्रियम कह रही है लेट है, कितना लेट है अब सेकंड में लगभग? दस सेकंड, 10 सेकंड डिले, ओके। मुझे पता है क्या लगता है इसका रीजन क्या हो सकता है। आज लोगों की छुट्टी है शायद, जिस दिन छुट्टी होती है ना तो यूट्यूब स्लो चलने लगता है, मुझे लगता है। सब लोग यूज कर रहे होंगे ना। हाँ, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के। हर्षित वर्मा कह रहे हैं M1 M2 लेंगे फिर टोटल में से M3 माइनस करेंगे क्या? M1 M2 लेंगे फिर टोटल में से M1 M2 लेंगे फिर टोटल में से M3 माइनस करेंगे क्या? अभी इस पे भी आ रहा हूँ। हर्षित का क्वेश्चन मैं लेने वाला था। चलो ठीक है, 10 सेकंड का डिले है। चलो कोई नहीं। देखो, मैंने कहा सिस्टम है तो ये मान लो या तो ये मान लो, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इन दोनों को सिस्टम मानता हूँ, क्या इनको? आप बोलते हो सर मैं तो मान लूंगा जी, मेरा तो इन दोनों को सिस्टम मानने का मन कर रहा है, मेरी मर्जी, मैं इसको मानता हूँ इन दोनों को सिस्टम। इन दोनों को मान लेता हूँ। किसको? वन को और टू को। ठीक है, वन को और टू को। तो जब वन और टू का सिस्टम मानूंगा तो फोर्स कौन से काम कर रहे हैं उस पर? वन और टू का सिस्टम मानोगे तो अलग पेज पे बना लें, काफी खिचपिच हो गई यहाँ पे। अलग पेज पे बनाते हैं, एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं। एक पेज ऐड करना पड़ेगा, कंप्यूटर जी एक पेज ऐड कर दो यहाँ पे। कंप्यूटर जी कहाँ से ऐड करेंगे? कंप्यूटर जी पेज ऐड कर दो एक यहाँ पे। कहाँ पे? कहाँ पे ऐड करना है कंप्यूटर जी को? कम ऑन कम ऑन, कहाँ पे ऐड करना है? लिफ्ट वाला तो हो गया हमारा, यहाँ पे ऐड करना है ना। एक पेज ऐड कर दूं बस, मैं फिर समझाता हूँ आपको, है ना। 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को पेज ऐड करने दो बस, है ना। हाँ, ओके। ओके, आई होप पेज इज एडेड नाउ, लेट अस चेक। ओके, वी गॉट अ ब्लैंक स्लाइड। ओके, 7 to 8 मैसेज डिले हो रहे हैं, ओके। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं M2 और M1 को, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो जाएगा इस पे? एक तो ये हो जाएगा F इस सिस्टम पे, और एक क्या हो जाएगा? T। ये यहाँ पे रोप है ना, तो रोप तो इस पे टेंशन लगाएगी, किधर को लगाएगी? अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा, अब क्या आएगा? ये मेरा 1 था, ये 2 था, है ना, ये वाला 3 था, 3 को मैंने बाहर कर दिया सिस्टम से, 3 को मैंने काट के अलग कर दिया मान लो। तो यहाँ पे अब इस पे फोर्स जो लगेगा इधर को, टी लगेगा। कौन सा टी था यहाँ पे? T2। तो इस पे जो फोर्स एक्सटर्नल लगेगा T2, और यहाँ से F। तो इस सिस्टम पे ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे इसके लिए? एक्सेलरेशन इसका इधर को हो रहा है, पूरा पूरे सबका सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर को हो रहा था। तो ए क्या होगा? ए विल बी इक्वल टू एफ माइनस T2 डिवाइड बाय नेट मास। नेट मास कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2। तो अगर यहां से ए निकालोगे तो आपको नेट मास तो ये ले लोगे, ये तो क्लियर है। फोर्स आपको F माइनस T2 लेना पड़ेगा, F माइनस T2, ठीक है। तो यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप किसी को सिस्टम मान सकते हो, आप अकेले ब्लॉक को मान सकते हो 1 2 3 को, दो को मिला के मान सकते हो, तीनों को मान सकते हो एक साथ, इन दोनों को मान लो, चाहे इन दोनों को मान लो, तीनों को मान लो,
कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसे मानेंगे, हम उसे मानेंगे जिससे हमारा काम आसान हो। हमारा काम क्या हो, आसान, मुश्किल नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए काम। जैसे मान लो ये वाला केस ले लोगे आप, तो इसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको यहाँ पे एफ तो पता होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एफ दिया होगा, मास दिए होंगे, है ना, मास दिए होंगे, एफ दिया होगा। आपको पूछेगा क्या कि ए निकालो टी निकालो, एक्सेलरेशन पूछेगा और टी पूछेगा। अब मान लो आपने ये इक्वेशन बना दी, तो इस इक्वेशन में क्या है, टी टू भी नहीं पता, ए भी नहीं पता, इस इक्वेशन में दो अननोन आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो इसको सिस्टम मानता, देखो ए तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, ए तो मुझे पता है डायरेक्टली, या तो मुझे डायरेक्टली निकालना पड़ेगा फिर ऐसे करके। अगर मैं तीनों को सिस्टम मान लूं एक साथ, तो मैं ए निकाल सकता हूं डायरेक्टली, तो मेरा एक ही अननोन आएगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री विल बी ए। तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट ही आ गया, तो मैं सिस्टम इसको मानूंगा तो मेरे लिए फायदा है। अगर मैं इन तीनों को सिस्टम मानूंगा तो फायदा है। अब मुझे मान लो टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालूंगा तो या तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूं पहले यहाँ से निकाल के, फिर सॉल्व करूं इसे। तो सॉल्व करने की बजाय क्या है, आप सिस्टम ऐसा मान लो जो आपको ईजी हो जाए। तो मान लो मैं 3 और 2 को सिस्टम मान लूँ, 3 और 2 को, इन दोनों को, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, यहाँ वाला, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ तो ये टेंशन आपकी हो जाएगी T1, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स केवल T1 होगा बस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा, T1 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए, भाई सिस्टम का मास M2 प्लस M3 है, इंटू उसका एक्सेलरेशन ए आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, ए आपको पता है, तो सीधा टेंशन आ जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, यहाँ से आप निकालते अगर तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है ना। ऐसे मान लो मुझे अब T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए केवल इसको मान लो मास को, तो 3 को मानोगे तो क्या लिखोगे, तो यू विल राइट T3, ये T3 होगा इस पे एक्सटर्नल फोर्स, इक्वल टू M3 इंटू ए आपको पता है, तो T3 डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारी इजी हो रही है, इनसे इजी हो रही है। अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, निकाल सकते हो यहाँ से भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल प्रेफर दिस मेथड, राइट, है ना। वो आती है निरमा की एड, जब वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले। तो बस यही है, जब सफेदी कम दामों में मिल रही है, कम मेहनत में आ रहा है, तो हम सिस्टम वैसा मानेंगे। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं आप लोगों ने क्या क्या लिखे हैं। सद्दाफ लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, हर्षित ने कुछ क्वेश्चन लिखा था, M1 M2 लेंगे तो M3 को माइनस। हर्षित क्लियर हो गया आपको, अब क्लियर हुआ कुछ हर्षित। उसके बाद सद्दाफ ने लिखा है, सर तो तीनों ही के एक्सेलरेशन तो सेम होंगे, तो हम कोई भी सिस्टम ले तो एक्सेलरेशन सेम आएगी। एब्सोल्युटली एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा तीनों का, जो कि जब आपने फोर्स F लगाया तो तीनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो तीनों का एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी भी सेम आएगी, तो एक्सेलरेशन भी सेम आएगा, ठीक है सद्दाफ। सरफराज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आप क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जब हमने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन बनाई, क्लियर हुआ सरफराज। गुंजन, सर सभी सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम आएगा क्या, यस, क्योंकि तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, है ना, तीनों की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो मान लो वेलोसिटी भी v1 है, तीनों की v1 होगी, जब v2 होगी तीनों की v2 होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी सेम आया, टाइम भी सेम होगा, तो सेम टाइम में सेम चेंज आएगा, तो एक्सेलरेशन सेम आएगा, तो तीनों का एक्सेलरेशन विल कम सेम, ठीक है। तो गुंजन अब क्लियर हुआ। संगीता कह रही है, सर क्या हम T2 माइनस एफ नहीं कर सकते हैं, T2 माइनस एफ नहीं कर सकते हैं, T2 माइनस एफ फॉर द मिडल सिस्टम। T2 माइनस एफ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेलरेशन ना इधर को है, देखो आपका एक्सेलरेशन किधर को है, इधर को, तो मैं फोर्स जो लूंगा वो इधर को लूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, F माइनस T2। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ नहीं रहे, इक्वेट कैसे करूंगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर आप उल्टा लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपने मान लो इधर वाले फोर्स ले लिया, आपने लिखा T2 माइनस एफ इक्वल टू एम ए, तो ए तो उधर को है, ए तो पॉजिटिव है, मान लो ये आ जाएगा नेगेटिव, है ना। इस केस में एक्चुअली ज्यादा कौन होगा, अगर एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है, एक्चुअली हमें पता है ना एक्सेलरेशन हो किधर को हो रहा है, इधर को हो रहा है, तो हमें पता है कि एफ ज्यादा होगा। अगर एफ ज्यादा होगा, इफ एफ इज मोर दैट मीन्स, इफ एफ इज मोर दैट मीन्स एफ माइनस T2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एफ माइनस T2 क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, और ए भी पॉजिटिव है, तो ये इक्वेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप T2 माइनस एफ लिखोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एफ ज्यादा है,
तो T2 माइनस एफ नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा आपको बाहर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन के फोर्स सेम डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को इक्वेट करेंगे, अदरवाइज वहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम संगीता। संगीता नाउ क्लियर। तो क्या ये एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, है ना, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन को इधर पॉजिटिव माना हुआ है। डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन अगर है, आपको पता है कि फोर्स किधर को लगेगा, एक्सेलरेशन किधर को होगा, तो उधर फिर जो है इजी वे से चलते रहो। जब क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे कि हम पता नहीं होगा हमें, तो हम रैंडमली हमें मानना पड़ेगा कि इधर को मान लो, वहां पे मानेंगे तो फिर थोड़ा सा वहां पे सेटिंग करनी पड़ेगी, तो आपका लास्ट में फिर वो प्लस या माइनस आ जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन है किधर को। लेकिन जब आपको पता है सिंपली कि एक्सेलरेशन इधर को ही है, फोर्स आप इधर को लगा रहे हो, तो इक्वेशन आपको इक्वेट करनी है, तो उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली टेक दिस थिंग, ओके, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस थिंग। तो वहां पे कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को, जहां पे ऐसा आएगा मैं बता दूंगा वहां पे कि जहां पे पता नहीं चलेगा कहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहां पे किसी को मान लो, किसी डायरेक्शन को, तो क्या होगा, आपने कोई डायरेक्शन मान ली पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग सब इक्वेशन बना ली। अब मान लो फोर्स उधर, एक्सेलरेशन उधर को नहीं था, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, तो देखेंगे वहां पे, वो अलग चीज है। इसको इजी रखो, टेक द थिंग्स इजी। तो आई होप इतना क्लियर है सबको। यहां तक सबको क्लियर है तो ब्रेक ले लें यहाँ पे एक, इतना अगर सबको क्लियर हो गया तो ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। शैल वी टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से आपकी? आई डोंट नो द टाइमिंग, कितने बजे से है नेक्स्ट क्लास? 2:45 से है, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग इसको डाइजेस्ट कर लो तब तक, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, इसको डाइजेस्ट कर लो, एंड फिर हम ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट। 2:35 हो रहे हैं मेरे इस पे फोन पे, तो लेट अस टेक द ब्रेक अप टू 35 और 5:40 और 10:50, 2:50 पे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 2:45 पे कोई बात नहीं, 2:50 पे मिलते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो लेट अस टेक द ब्रेक एंड अगेन वी विल स्टार्ट। तो वी विल मीट ऑन द न्यू लिंक, ओके, चलिए।